हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th ओसीएम। 12th ओसीएम के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जहां हमने बेसिक अभी तक 2-3 सेशंस देखे हैं। अभी तक के दोनों तीनों सेशंस में हमने रादर 2 क्वेश्चंस भी जो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कवर किए हैं मेमोरी टेक्निक के साथ। याद रखना है ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, तो बिकॉज क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है आपको इसको समझना है और साथ में लर्न करने के भी एफर्ट्स लेने हैं। तो शुरुआत जब हमने की थी तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस, इवन लोगों की इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ मैनेज करने में, पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट का रोल होता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े स्केल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं तो वहां पे ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए एफर्ट्स लिए गए। फिर अलग अलग एक्सपर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन से अलग अलग थ्योरीज दी जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी भी है। 2 थ्योरीज आने वाली है जिसमें से पहला जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल्स दिए हेनरी फ्योल ने, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। फिर एक एक प्रिंसिपल्स हम साथ में समझ लेंगे। और इसके पहले कि हम प्रिंसिपल्स पे फोकस करें, कल तक के पार्ट में जो 2 क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं, पहला नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और बिना रिवीजन के ये स्टार्ट नहीं होगा। रिवीजन इज लाइक हमको ये देना ही है, इट्स लाइक दक्षिणा जो हमको लेनी ही है। सो सिंपल सी बात है कि रिवीजन में हमने सबसे पहला पार्ट जो देखा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मेमोरी टेक्निक देखा था। आई होप आपको याद होगा क्या है वो मेमोरी टेक्निक। यस बोलो क्या है। एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। सो ये पर्टिकुलर मेमोरी टेक्निक इसके कीवर्ड्स के साथ हमने देखा है। तो सबसे पहला जो एफबी में एफ जो है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे साथ आंसर देते रहना है जरूरी है। बी इज बिहेवियरल इन नेचर। फिर इंस्टा आई जो आता है उसका इंटेंजिबल। फिर जी इंस्टा जी की बात हमने की थी तो जी इज जनरल गाइडलाइन। पे में से जो पहला पी वाला पार्ट आता है दैट पी इज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये फर्स्ट हाफ था इस मेमोरी टेक्निक का, दैट एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। फिर उसके बाद डबल ई आता है, तो उसमें से पहला ई जो है वो है इक्वल इंपॉर्टेंस, दैट ऑल प्रिंसिपल्स हैज इक्वल इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद अगला एक और ई आता है दैट इज इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी इन नेचर। फिर उसके बाद आता है आपका ह्यूमन बिहेवियर, सो इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पार्ट आता है यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब याद रखना ये बहुत सिंपल पॉइंट है क्योंकि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी ही यूनिवर्सल है, तो उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बने हैं वो भी यूनिवर्सल रहेंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमने देखा रिलेटेड टू नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने देखा था कल जो डिस्कशन हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस याद रखना, इसी चीज को बोला जाता है उसका इंपॉर्टेंस। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको दिया गया था इसमें। आई होप याद होगा कितने पॉइंट्स थे, 9 पॉइंट्स थे। और इसका भी मेमोरी टेक्निक हमने देखा था, काफी आसान था, याद कर सकते हो क्या। हमें यूजफुल इंसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, ये उसका मेमोरी टेक्निक है। आई होप आपने लिख लिया होगा जब मैंने पहली बार बताया और लर्न भी किया होगा। इसको भी अगर हम एलाबरेट करें तो पहला जो हमें उसमें से एच जो आता है दैट इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद एम मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलेगा। ई वाला जो पार्ट था इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें इस चारों वर्ड्स का HUME का ये पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद हमें यूजफुल इंसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते, तो यूजफुल इंसाइट में है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। हाई स्टैंडर्ड में H जो है वो है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। स्टैंडर्ड में S इज साइंटिफिक डिसीजन। एंड हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, तो देते हैं वाला जो पार्ट है DE इज डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड TE इज टीम वर्क। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें यूजफुल इंसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, जिसमें से एच इज, वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, एच होता है आपका हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। एम मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। ई एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। हाई स्टैंडर्ड में से एच जो है दैट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। स्टैंडर्ड में एस जो है साइंटिफिक डिसीजन देते हैं, ज्ञान देते हैं में DE इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड TE इज टीम वर्क। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हमने देखे हैं और अच्छे से लर्न करने की कोशिश की है। मैंने बोला है मेमोरी टेक्निक पहली बार जब आप सुनते हो तो थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट याद रखना रादर ऐसी जो चीजें हैं थोड़ी सी अटपटी या ऑकवर्ड चीजें जो रहती है यूजुअली याद रह जाती है, और इसीलिए हम इस तरीके से ये मेमोरी टेक्निक्स का फॉलोअप ले रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज देखे।
अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की थियरीज के बारे में अब ये बात करते हैं। अब ध्यान रखना, थियरीज, ये मैनेजमेंट की जो भी थियरीज है अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दी हुई है। अपना प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने जो नेचर और सिग्निफिकेंस में पॉइंट देखे हैं उससे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, राइट। इवोल्यूशनरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बनाए जाते हैं, इवोल्यूशनरी है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये बेसिकली होती है, बिकॉज बिजनेस में जो अलग अलग रिसोर्सेज हम देखते हैं जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, तो ये मैन को अगर हम साइड में रख दे, मशीन, मटेरियल, मनी, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ये एक लाइव चीज है जो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं, उनका हर किसी का अपना अपना अलग नेचर होता है। इवन 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में आपने लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो वहां पे आप एक फीचर पढ़ते हो हेटेरोजीनियस, कि हर पर्सन अपने आप में अलग है, कोई दो पर्सन सेम नहीं रहेंगे। उनके स्किल वाइज बात कर दो, उनकी मेंटल एबिलिटीज, उनके स्किल्स, उनकी एजुकेशनल एबिलिटीज, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, इवन सिंपल सी बात है किसी का मूड किसी दिन अच्छा हो सकता है, किसी दिन नहीं हो सकता है, उसका भी उसके काम पे फर्क पड़ता है। और इसीलिए ये ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है, और उसी के बारे में फिर मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस रखा गया है कि अगर आप ये ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आप अपना बिजनेस या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो वो काफी इफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हो। सो लेट्स सी, थियरीज ऑफ मैनेजमेंट में शुरू में थोड़ा थ्योरेटिकल बेस दिया हुआ है, फिर हेनरी फ्योल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उस पर काफी एक लंबा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि हेनरी फ्योल कौन थे, क्या क्या काम किया है, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, कौन सी बुक लिखी है, ये सब वो एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं। मैनेजमेंट थियरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने फीचर में पढ़ा था, दैट जनरल गाइडलाइंस, ये बेसिकली मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस है कि कैसे आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। तो मैनेजर्स ये फॉलो करेंगे तो उनका मैनेजमेंट बेटर होगा। Theories are an explanation to assist, help करना employees to effectively relate to business goals and implement effective means to achieve the same। तो सिंपल है कि एम्प्लॉइज को रिलेट करना टू द बिजनेस गोल्स। गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड होता है, तो जो भी एम्प्लॉइज, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास काम करना है उनको गोल्स बताओ, उनको उससे कनेक्ट कराओ कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, और जब ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं तो आपका रोल क्या रहेगा, ये हमें एम्प्लॉइज को समझाना पड़ता है, और फिर इफेक्टिवली हम उनको अचीव कर सकते हैं। तो ये थियरीज वही बताते हैं कि कैसे आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से इफेक्टिवली गोल्स अचीव करवा सकते हो। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड थ्योरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए हैं या अपनी थ्योरीज दी है, तो हर किसी का अपने अपने रिसर्च के हिसाब से अलग अलग अप्रोच रहा है। जैसे हेनरी फेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, FW टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, देखेंगे आगे भी है। मैनेजमेंट थिंकर सच एज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, एल्टन मायो, हेनरी फेल हैव इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरीज व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। इनमें से ये जो FW टेलर और हेनरी फेल जो है इनका हमें सिलेबस में भी देखने हैं। FW टेलर के 6 प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और टेक्निक्स भी है कि कैसे वो मैनेजमेंट करना है, और हेनरी फेल उन्होंने टोटल 14 ही प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए। आगे पढ़ेंगे। These theories are applicable in all type of organization। हर तरीके के, हर छोटे बड़े, प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ये काम आता है। फिर से एक बार अगर आप याद करते होंगे तो ये यूनिवर्सल इन नेचर जब हमने पढ़ा था उसी से ये लिया गया है। With appropriate modifications, every manager can use these techniques and strategies। याद रखना, with appropriate modifications, okay? With appropriate modifications, अगर जैसी सिचुएशन वैसा काम करना है। Every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies। It means these old theories are the basis of modern management theories। फिर ये उन्होंने जो दिया, राइट, 20th सेंचुरी के शुरू में जब उन्होंने ये दिया, जैसे 1906 हम देखेंगे कि हेनरी फेल का बुक 1916 वगैरह में आया था, FW टेलर का 1905 के आसपास कुछ आया था, देखेंगे हम। सो पॉइंट ये है कि उन्होंने ये थ्योरीज तब दी है, आज से 100-150 साल पहले, 110-120 साल पहले उन्होंने ये थ्योरीज दी थी, लेकिन आज भी उनके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं और आज भी हम उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, उस मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, साइंटिफिक टूल्स की वजह से उसमें
अप्रोच जरूर बदलेगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, सुटेबल मॉडिफिकेशन जो है, क्योंकि उन्होंने आज से 100 साल पहले थेरीज दी, हम उनको अप्लाई आज करेंगे तो हो सकता है कि तब का और आज के सिनारियो में कुछ चीजें बदली है, बट उन बदलती हुई चीजों को भी हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर हम उन प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करें। Organizations, workforce, and society are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problem, health problem, work-life balance, accountability, etc. Accountability is basically answerability, कि लोग काम कर लेते हैं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत बार अगर हो गया कि एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वर्कलोड दिया गया तो फिर पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो उससे भी इश्यूज क्रिएट होते हैं और इवेंचुअली काम पे उसका इफेक्ट होगा। अगर एम्प्लॉय अगर स्टेबल नहीं है, उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो काम पे भी फोकस नहीं कर पाएगा। और ये सारे रीजन जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, ऐसा नहीं कि कोई एक, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं और इसीलिए ये थ्योरीज जो है आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। Therefore, management definitely provide solution in such issues to the management people. तो ये theories of management जो है, ये ऐसे सारे issues में, theories of management ये सारे issues में आपको guide करेगा। अलग अलग ऑथर्स की ये theories है जो ये ऊपर के पॉइंट में जो प्रॉब्लम्स हमने देखे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ अब जो पहला प्रिंसिपल या पहले प्रिंसिपल्स हमको देखने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे उनके रिसर्च बहुत ज्यादा थे और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरीज दी है। और याद रखना ये सारी चीजों में उन्होंने 14 अलग अलग रूल्स दिए, 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए। यही है वो महान हेनरी फेयोल जिन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर हम उनको भी याद कर लेंगे। सो हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये है। अब याद रखना इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि हेनरी फेयोल कौन थे, वो कहाँ काम करते थे, क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। अब वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे 3 मार्क या 4 मार्क का नहीं, बट उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। जैसे हेनरी फेयोल ने कौन सी बुक लिखी है, वो कौन से साल पब्लिश हुई थी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रखना। जहां ऑप्शन नहीं होता है प्लीज याद रखना, जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले, और वहां हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस नहीं आते। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत अच्छे से देखना और याद रखना। इनको पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री दी है बेसिकली। हेनरी फेयोल 1841 टू 1925, ये उनका 1841 में उनका बर्थ था, 1925 पे उनकी डेथ हुई। वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, तो माइनिंग इंजीनियर थे, हु टर्न्ड अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। तो बेसिकली माइनिंग इंजीनियर थे, माइंस में काम करते थे और वहां से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और फिर काफी सक्सेसफुल मैनेजमेंट रहे। रादर उनकी थियरीज ही हम आज 100 साल बाद भी पढ़ रहे हैं। After conducting many experiments and observations, I hope याद होगा, experiments and observation, ये दोनों पॉइंट्स हमने देखे हैं। ये नेचर वाले क्वेश्चन में भी कनेक्ट करते हैं और सिग्निफिकेंस वाले में भी। नेचर वाले में हमने देखा था कि दैट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशनरी इन नेचर। फिर सिग्निफिकेंस में देखा था प्रमोट्स या इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी दिन थेरीज दे डाली, नहीं, प्रॉपरली वो थेरी स्टडी की गई, उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उन्होंने ये थेरीज प्रमोट की है। पढ़ते हैं वापस। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. Now please याद रखना, ये बुक का नाम आपको अच्छे से याद रखना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक उन्होंने लिखी है, ये 1916 में फ्रेंच लैंग्वेज में पहले पब्लिश हुई थी, फिर 1949 में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, 1841 से 1925 तक का उनका ये टेन्योर था जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। He was born in France in 1841. He graduated in 1860 in mining engineering. In 1860 he started working as a mining engineer in French mining company. तो as a normal जो भी उन्होंने academic education लिया था उसके हिसाब से काम स्टार्ट किया। He started his career as a mining engineer in French mining company
and rose to the position of chief managing director. एक नॉर्मल इंजीनियर की तरह उन्होंने काम शुरू किया था और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो वहां पे बने. In 1898, he was appointed as a chief executive of the company. At that time, the company was in the situation of insolvency. कंपनी डूबने पे थी. इंसॉल्वेंसी होना इज बेसिकली कि जब आपके असेट्स कम हो जाते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ जाते हैं, आप अपने लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाओगे, आपकी वेल्थ कम हो जाएगी और उससे ज्यादा लोन्स आप पे हो जाएंगे. ऐसा बिजनेस में यूजुअली लॉसेस अगर कंटिन्यू होते रहे तो होता है. तो कंपनी ऑलमोस्ट डूबने पे थी और ये डूबती हुई कंपनी को उन्होंने ऊपर उठाया. और ऑब्वियसली ये सब करते वक्त उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेरिमेंट्स को यूज किया और इसीलिए उनके ये प्रिंसिपल्स जो है वो इतने माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली एक डूबते हुए बिजनेस को ऊपर उठाया. He accepted the challenge and applied his managerial techniques and turned the losing company into flourishing organization. He had a total managerial experience of 50 years, over which he contributed a lot of his original thoughts on मैनेजमेंट. तो अपने ये पूरे एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस से उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए, बहुत सारे मैनेजमेंट थॉट्स दिए, जिसमें से वो 14 एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे. His lifelong experience in the field of management was produced in the form of a monograph, a research book entitled General and Industrial Administration, published in 1960 in French in 1960. याद रखना 1916 1916 में ये बुक उन्होंने पब्लिश किया, बट ये फ्रेंच लैंग्वेज में था. बाद में ये ट्रांसलेट किया इंग्लिश में in 1949. It was translated into English in US during 1949 and Fayol gained a lot of popularity among the management scholars of the world. तो 1916 बुक याद रखना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. बुक का नाम फ्रेंच में पब्लिश हुआ 1916 और ट्रांसलेशन करके यूएस में ये 1914 में दिया गया और वहां से फिर इनका नाम हर जगह पहुंचा और आज भी हम उनका नाम सिलेबस में पढ़ रहे हैं. Due to his contribution in development of managerial thought, he is called a father of modern management. ये भी याद रखना, father of modern management. ऐसे words आते हैं, आपको directly fill in the blanks या match the pairs वगैरह में आ सकता है, जैसे बुक का नाम year, बुक का नाम, ऑथर का नाम. सेम वे ऐसा भी आता है that dash dash is known as a father of management, right? Father of modern management. तो ये हेनरी फेयोल के लिए बोला जाता है. जो F.W. टेलर है, अगला प्रिंसिपल जिनका हम देखने वाले, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So father of scientific management F.W. Taylor, father of modern management Henry Fayol. याद रखना अच्छे से. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है और वहां ऑप्शंस नहीं रहते तो गलती करने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना. Fayol suggested 14 principles of management. These statements serve as a guideline for decision making and management action. तो ये जनरल गाइडलाइन की तरह ये सारे प्रिंसिपल्स काम आते हैं. So फिर अल्टीमेटली जो हमें देखने हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल ने अपने करियर में, अपने पूरे वर्किंग में, जो उस बुक में भी उन्होंने दिया है, 14 अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. याद रखना ये 14 पॉइंट्स है, एक ही सेशन में नहीं होंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हमें देखना है, बिकॉज हर प्रिंसिपल में अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे. फिर प्रिंसिपल्स में याद कैसे रखना है वो भी हमें देखना है. तो इनिशियली हम लाइन बाय लाइन 14 प्रिंसिपल्स देखेंगे, समझेंगे. हो सकता है इसके लिए 2 सेशन लगे, हो सकता है 3 भी लगे, बट पेशेंस के साथ देखना है और समझना है. जब ये 14 प्रिंसिपल्स पूरे हो जाएंगे, क्वेश्चन जब मेरा पूरा हो जाएगा तो उसके भी मेमोरी टेक्निक आएंगे. तो जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में देखे हैं, इस क्वेश्चन में भी मेमोरी टेक्निक आएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, काम हो जाएगा. बट पहले उसको समझ लेना. पूरा क्वेश्चन जब हो जाएगा, 14 के 14 प्रिंसिपल जब हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद फिर उसकी मेमोरी टेक्निक बताऊंगा. So let's see 14 principles of management by Henry Fayol. तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है उसकी बात करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क. नाउ डिवीजन ऑफ वर्क ये समझने के लिए काफी सिंपल सी चीज है. जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम एक ही तरीके का काम नहीं करते हैं. मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसका, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइप का काम नहीं होता है. मतलब जैसे अगर कोई बिजनेस है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, सो मैन्युफैक्चरिंग बोलो या प्रोडक्शन, उसी को हम बोलते हैं, तो ये एक काम हो गया, मैन्युफैक्चर करना या प्रोड्यूस करना. फिर मार्केटिंग करना प्रोडक्ट की, फाइनेंस, पैसे का अरेंजमेंट करना, रिसोर्सेज फ्री में नहीं आते हैं,
फिर उसके बाद HR ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। इवन अगर आप और बड़े स्केल पे काम करते हो तो ये प्रोडक्शन में और फिर परचेज डिपार्टमेंट अलग, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, अलग 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 लोग हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो अलग अलग काम है, याद रखना ये जो हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एवरी वर्क रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट। ये सेंटेंस याद रखना, ये काफी अच्छे से याद रखना, काम आएगा। एवरी वर्क इन बिजनेस requires different skill set। बिजनेस के हर काम में लगने वाला स्किल सेम नहीं है। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपका रिक्वायरमेंट अलग है, आपके से अलग स्किल्स रिक्वायर्ड है। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपके स्किल्स अलग है। अब इशू ये है कि हम एक ही पर्सन से एक्सपेक्ट करें कि उसको टेक्निकल नॉलेज भी है प्रोडक्शन का, वो अच्छे से बात कर पाता है, कस्टमर को कन्विंस भी कर लेता है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी काम कर लेगा। उसको पूरा फाइनेंशियल नॉलेज है तो फाइनेंसेस भी हैंडल कर लेगा। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हो भी जाता है, बट अगर थोड़ा भी हम बड़े स्केल पे काम करते हैं तो फिर हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है कि जितना बड़े लेवल पे हम जाते जाएंगे उतने हमको एक्सपर्टीज लोग लगते जाएंगे। एक ही आदमी के भरोसे या एक ही पर्सन में हम ये सारे स्किल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए जैसे जैसे बिजनेस बड़े स्केल पे जाता है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि एम्प्लॉइज में हमें काम डिवाइड करना पड़ता है डिपेंडिंग बेस्ड ऑन देयर स्किल, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से स्किल्स रखता है, उस बेसिस पे फिर हम ये काम डिवाइड कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं। फिर जब हम ये काम डिवाइड करते हैं, याद रखना जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क अगर होता है तो उसी से स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है। मतलब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, ध्यान से सुनना, सिंपल एग्जांपल, सपोज अगर कोई फर्नीचर बनाने की कोई फैक्ट्री है जहां लकड़ी से फर्नीचर बनता है, से फॉर एग्जांपल चेयर बनाते हैं, लकड़ी के चेयर बनाने का बिजनेस है और वो बनाते हैं। अब अगर लकड़ी से चेयर बनाने हैं तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो एक ब्रॉडली अगर हम 3 अलग अलग एक्टिविटी वहां पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कट करना, लकड़ी के जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको कट करना, फिर उनको शेप देना और असेंबल करना। अब अगर ये तीनों काम आप एक ही आदमी से करवाते हो, से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लेबर है या 5 या 6 लेबर है, या मान लिया जाए अभी के एग्जांपल के लिए 3 लेबर है, 3 लेबर है आपके ए बी सी, ये 3 लेबर है और इन 3 लेबर से काम करवाते हो और तीनों से तीनों काम करवा रहे हो। मतलब ए जो है वो कट भी करता है, शेप भी देता है, असेंबल भी करता है। ये भी कट करेगा, शेप देगा, असेंबल करेगा। सी भी कट करेगा, शेप देगा, असेंबल करेगा। तो तीनों को तीनों काम करवा रहे हैं। अब ऐसा करने से कोई भी एक काम में उनके एक्सपर्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, प्लस उनको तीनों तीनों काम करने पड़ेंगे, तीनों चीजों के लिए उनको अलग से टूल्स लगेंगे, तीनों काम उनको सीखने पड़ेंगे। इवन अगर आपका काम बढ़ता है, आप नया कोई एम्प्लॉय लेके आते हो तो नया एम्प्लॉय लाओगे तो भी उसको ये सारे 3 काम सीखने पड़ेंगे। और ये क्या हो रहा है, आप डिवीजन का फायदा नहीं उठा रहे हो, आप या डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर रहे हो। ये डिवीजन नहीं है, याद रखना, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इस तरीके से करना गलत है। अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करोगे, याद रखना इन डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल अगर फॉलो कर लेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए को बोलेंगे कि तुम सिर्फ कट करो, बी को बोलेंगे कि तुम सिर्फ शेप करो, कि जो कटिंग हुआ है वुड्स का उनको प्रॉपर शेप देने हैं सो दैट चेयर बन सके, और सी को बोलेंगे कि आप सिर्फ असेंबल करो। अब इससे ये होगा कि एक ही काम वो बार बार रिपीटेड करेगा, सीखेगा, तो उसमें एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी हर किसी की, ए का एक्सपर्टीज, बी का, सी का, तीनों का अपने अपने सेक्टर में एक्सपर्टीज बनेगा, तो वो उनका स्पेशलाइजेशन, याद रखना, तो एक्सपर्टीज बढ़ता है, स्पेशलाइजेशन होगा और इसकी वजह से इफिशियंसी बढ़ेगी। मतलब अगर पहले वाले टेक्निक में, ये बिफोर आफ्टर अगर मैं बोलूं, ये बिफोर वाला पार्ट, इस टेक्निक में अगर वो एक दिन में 15 चेयर बनाते थे तो डिवीजन ऑफ वर्क के साथ डेफिनेटली जब वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, मिला के वो एक दिन में 20 चेयर बना सकते हैं। याद रखना, ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं
कि पहले अगर वो 15 चेयर्स एक दिन में बना लेते थे, क्योंकि हर किसी को हर कोई काम करना पड़ता था, तो अब वो 20 चेयर्स बना सकते हैं। पर डे का उनका सैलरी सेम है, मतलब पर डे अगर आप हर किसी को पर डे अगर 1000 रुपीज दे रहे हो, तो पहले 3000 रुपए में, याद रखना, पहले पर डे 3000 रुपए देके आप 15 चेयर्स बनवाते थे। अब आप 3000 रुपए देके 20 चेयर बनवा रहे हो। मनी ये आपका रिसोर्स है, अब उसका बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पहले 3000 रुपए खर्च करते, 3000 रुपए का पगार देके आपको 15 चेयर्स मिलती थी, अब 3000 की सैलरी देके आपको 20 चेयर्स मिल रही। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बढ़ी, उनकी इफिशियंसी बढ़ी, क्योंकि हमने क्या यूज किया? डिवीजन ऑफ वर्क। सो डिवीजन ऑफ वर्क से याद रखना स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। सिर्फ काम जब आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करते वक्त फिर ऐसा नहीं कि रैंडमली दे दिया। अब मैनेजर जब अपने सबऑर्डिनेट्स में काम डिवाइड करता है, तो उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सबऑर्डिनेट के स्किल्स क्या है, और उस स्किल के हिसाब से फिर उसको ये डिवीजन करना है। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क से इफिशिएंसी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन मिलता है, और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। लेट्स सी, पढ़ेंगे क्या दिया है। अब जो स्लाइड पे जो भी आने वाला है, याद रखना, जो नोट्स में पार्ट दिया है वो पूरा के पूरा स्लाइड्स में कवर है। और मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितना पार्ट मैं रोज पढ़ाता हूं उतना पार्ट आपको रोज लिखना है, बिना शॉर्टकट किए, एज इट इज पूरा के पूरा लिखना है। मेमोरी टेक्निक्स के अलावा वो पार्ट लिखना है, ये चेक होगा होमवर्क, और फिर जिस दिन चेक होगा उस दिन फिर आपको महंगा ना पड़ जाए, राइट। सी, डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड करते रहो। सी, according to this principle, the work is divided into different kinds, such as technical, financial, commercial, security, operations, accounting and managerial. तो एक बिजनेस में जो अलग अलग टाइम के काम होते हैं, टेक्निकल है, मैनेजरियल है, फाइनेंशियल है, तो हर काम को डिवाइड करो, अलग अलग काम करो, और जिन लोगों के पास जो स्किल है उनको वहां पे डिवीजन कर दो काम का। इट इज असाइंड टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। याद रखना, भूलना मत, एम्प्लॉयज की क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड करना। काम डिवाइड तो होगा, बट ये ध्यान रखे, अब ये मैनेजर का स्किल है। अब अगर मैनेजमेंट वर्क डिवाइड कर देगा, काम डिवाइड कर दे कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन, ये मार्केटिंग, बट सही लोगों को काम नहीं दिया, मतलब जिसके पास प्रोडक्शन के टेक्निकल स्किल्स है उसको मार्केटिंग में लगा दिया, मार्केटिंग वाले को फाइनेंस में घुसा दिया। अब मैनेजर अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने में गड़बड़ करता है तो रिजल्ट नहीं दिखेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि भाई, मैंने पहले भी बोला था कि आपने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, रट्टा कर लिए, तो आप एक्सपर्ट मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना है, कि देखो कि किसके स्किल्स क्या है, उसके हिसाब से काम डिवाइड करो। तो काम डिवाइड होगा बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ये वर्ड्स याद रखना, सिर्फ आंसर में हेडिंग लिख के नहीं चलता, तो ये की वर्ड्स भी आपके इसमें आने चाहिए कि काम डिवाइड हो रहा है और किस बेसिस पे हो रहा है, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग इफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो इफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ेगा एम्प्लॉय का, which ultimately turns into expected productivity level। तो प्रोडक्शन इफिशिएंसी लेवल बढ़ता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। याद रखना, जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो उससे स्पेशलाइजेशन होगा, मतलब वो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज, एक्सपर्ट होते जाएंगे, और डे बाय डे उनकी इफिशिएंसी और बढ़ेगी। सो डिवीजन ऑफ वर्क, तो ध्यान रखना, हेनरी फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स है, जिसमें से पहला हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहले समझ लिया, फिर पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब याद रखना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं, बट इन दोनों का कॉम्बो सही होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई फूड पैक चल रहा है या डोमिनोज का ऑफर चल रहा है कि कॉम्बो, बट एक्चुअली मैनेजमेंट में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बट इसके लिए पहले हम समझ लेंगे कि ऑथोरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो ऑथोरिटी इज बेसिकली आपके हाथ में पावर है कोई चीज डिसाइड करने की, कोई डिसीजन लेने की, तो उसको बोला जाता है ऑथोरिटी। और कोई काम पूरा करना ये आपकी ड्यूटी है, तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं वापस बोल देता हूं या लिख देता हूं, ऑथोरिटी मतलब पावर, डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ड्यूटी। अगर नहीं भी दिख रहा है, थोड़ा लाइट भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना, ऑथोरिटी इज पावर टू मेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उससे रिलेटेड ड्यूटी। अब प्रॉब्लम ये है, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं रहे तो इशू ऐसा है कि सपोज अगर हम किसी को कोई ड्यूटी देते हैं, कोई काम करने के लिए बोलते हैं कि ये काम तू कर, बट उस काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर उसके पास नहीं है,
अब होता ये है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुमने उसको डिसीजन लेने की पावर दी ही नहीं। हर बार तुमको उसको मैनेजमेंट को पूछ के हर चीज करनी पड़ती है। तो इस चीज से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, बट डिसीजन कोई और लेगा। मतलब अगर किसी और के डिसीजन में गलती हुई तो काम करने वालों को उसके परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट होगा। मतलब मैं एम्प्लॉय हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो किसी और के हाथ में है। डिसीजन कोई और लेगा, काम मैं ही करता रहूंगा, और काम अगर खराब हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो तुम मुझे डिसीजन लेने की पावर देते नहीं, ऊपर से फिर मेरी ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाली जाती है। तो इससे एम्प्लॉय का फ्रस्ट्रेशन होता है। और अपोजिट जो सामने वाला, मैंने बोला ना कि मेरा जो सीनियर है जिसके पास सारी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो केयरलेस हो जाएगा। उसको क्या फर्क पड़ता है, डिसीजन गलत होने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ पावर है। मतलब वो डिसीजन ले सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं है। और यही रीजन है जो मैं बोल रहा हूं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। याद रखना, अगर अथॉरिटी पावर ज्यादा हो गई और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही तो सामने वाला पर्सन केयरलेस बिहेव करता है, मिस डिसीजन मतलब गलत डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे भी डिसीजन लेगा तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर रिवर्स हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक्सेसिव है और अथॉरिटी नहीं है, तो जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और इसीलिए ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना जरूरी है। लेट्स सी, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजंस, पावर डिसीजन लेने की। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। तो अगर आपको आपके जूनियर से काम करवा के लेना है तो आपके हाथ में वो अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन याद रखना अगर आपके पास अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। इट्स लाइक स्पाइडरमैन का फेमस डायलॉग है, मतलब बहुत बहुत सालों से, डिकेड से ये बहुत ही फेमस डायलॉग चल रहा है, दैट पावर्स कम, ग्रेट पावर कम विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। सो मैनेजर है, सबऑर्डिनेट है, तो अगर वो सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं तो अथॉरिटी भी देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, तभी वो उसको अकाउंटेबल, या जो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है वो है अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल रहेगा। अदरवाइज फिर वो उतना सीरियसली काम नहीं करेगा। सो ये जो पार्ट है ये है रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी डिसीजन और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। आगे भी दिया है, if manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the work in a given time. तो authority है तो responsibility भी आएगी। Manager should have a proper authorities to take managerial decision on his own in respect of the goal. तो उसको responsibility दी है तो authority भी दो, authority दी है तो responsibilities भी दो। और जैसे कि अभी ये स्क्रीन पे देख सकते हो आप, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। अगर डिसबैलेंस रहा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज्यादा है, देन अ मैनेजर मे मिसयूज इट, वो मिसयूज करेगा, केयरलेस रहेगा। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी देन ही मे फील फ्रस्ट्रेशन। तो इसीलिए अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये सेकेंड प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एम्प्लॉयज है, सबऑर्डिनेट्स है, उनके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए काम की, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, याद रखना अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो काम पे उनका फोकस नहीं रहेगा, फिर लेट आना हो या वेस्टेज हो, स्पेशली वेस्टेज बढ़ना हो, ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सो डिसिप्लिन इज अ की फैक्टर। अकॉर्डिंग टू फेयल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन रहना मतलब क्या है, ओबे। ओबे इज बेसिकली फॉलो करना, दिए हुए रूल्स फॉलो करना, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो हर किसी ने फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो अगर लीडर इफेक्टिव है, लीडरशिप क्वालिटीज है उसके अंदर, लीडर्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट और उनके फॉलोअर्स भी डिसिप्लिन रहते हैं। अगर लीडर्स ही डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन फेयल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन होना मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, उनको रिस्पेक्ट करना, और इसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। एक कोट है अच्छा, दैट डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। तो आपके टारगेट और उसकी अचीवमेंट, टारगेट रखना एक बात है और उसको अचीव करना, इसके बीच का जो गैप है वो डिसिप्लिन से ही फॉलो हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो लाइफ में तो वो फॉलो नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे।
देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रूल। तो क्लियरली उनको पहले से ही रूल्स रेगुलेशन बता दो कि ये होंगे और आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल, टॉप लेवल हो, बॉटम लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पे डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए एंड स्पेशली टॉप लेवल पे, क्योंकि अगर टॉप लेवल पे वो काम का डिसिप्लिन नहीं है, काम करने का डिसिप्लिन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं है, तो फिर उनके जूनियर्स भी ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। सी एक और कोट है उसके ऊपर, दैट डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। सो अब्राहम लिंकन कि आपको क्या सबसे जरूरी है, उस चीज को अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है, पहला डिवीजन ऑफ वर्क था, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एंड देन डिसिप्लिन। और भी पॉइंट्स इसमें, इफेक्टिव डिसिप्लिन डिपेंड्स अपॉन गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, सुपीरियर्स अच्छे होने चाहिए। प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज फॉर पुअर परफॉर्मेंस, अगर खराब परफॉर्मेंस होता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट पेनल्टीज। डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट विद इंडिविजुअल्स और देयर यूनियंस, तो लेबर यूनियंस के साथ प्रॉपर टाई अप रखना। केयरफुल एंड कॉशियस यूज ऑफ पेनल्टीज, अननेसेसरी पेनल्टीज चार्ज करना लोगों को डिस्करेज कर सकता है। एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लीडरशिप अच्छी होगी तो ही डिसिप्लिन फॉलो होता है, अगर लीडर्स अच्छे नहीं है या जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है तो डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड इज सिंपल कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर करेगा, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर इंस्ट्रक्शन देगा। अगर एक आदमी मल्टीपल लोगों से इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो वो कंफ्यूज होगा और काम पूरा नहीं कर पाएगा। सो यूनिटी वन साइडेड ऑफ कमांड, याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ये है कि एक सबऑर्डिनेट जूनियर एक ही सीनियर से ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस लेगा। लेट्स सी, each member of organization should receive order from only one superior, एक ही superior से उसको ये instructions लेने हैं। This principle helps in managing conflict and solving dispute among the people in organization. It also helps in avoiding confusion, confusion नहीं होता क्योंकि एक ही person को अगर बहुत सारे लोग order दे रहे हैं, से ये notes में भी printed है और अभी आप screen पे भी देख सकते हो that यहाँ पे लिखा है right approach, एक superior है, हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर है। अब रॉन्ग अप्रोच जो यहाँ पे राइट साइड में दिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो सुपीरियर पर्सन है और ये सबऑर्डिनेट है, अब ये हर सबऑर्डिनेट दो दो बॉस से ऑर्डर ले रहा है। मतलब अगर इसको मैं एक सेंटेंस में अगर कंक्लूड करूं तो वन पर्सन वन बॉस, एक आदमी का एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस अगर है तो इसकी बात सुने कि उसकी सुने, इसका काम किया तो वो नाराज, उसका किया तो वो नाराज, उसमें भी कंफ्यूजन ज्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते, फिर झगड़े भी हो सकते। तो इसीलिए एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर रहना चाहिए। सो वन पर्सन वन बॉस या वन जूनियर वन जॉब और वन बॉस। If an employee receive command from more than one authority, he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed. तो किसको प्रायोरिटी रखनी, इसमें कंफ्यूजन होगा। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो अगर एक पर्सन मल्टीपल लोगों से ऑर्डर्स लेता है तो वो अप्रोच सही नहीं है। सही अप्रोच ये है कि एक पर्सन का एक ही सुपीरियर होना चाहिए। For this organizational hierarchy should be well defined. Sequence of authority properly decide होनी चाहिए कि कौन किसके अंडर काम करेगा। Each employee should know his immediate superior and should receive order from him only. तो हर पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका बॉस कौन है और उससे ही वो इंस्ट्रक्शन लेगा, बाकी लोगों से नहीं। क्योंकि अगर एक ही पर्सन को मल्टीपल लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, अलग अलग ऑर्डर काम करेंगे, पहले ने बोला ये कर ले, दूसरे ने बोला ये कर ले, तो काफी कंफ्यूजन होगा और उस केस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं बिटवीन द एम्प्लॉइज। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल है, याद रखना। हेनरी फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं और उसमें से 4 प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट किए हैं। अगर हम थोड़ा सा नोट्स पे जाते हैं तो ध्यान रखना, कल हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट किया था। पहले प्रिंसिपल, नेचर ऑफ प्रिंसिपल, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ये जो पार्ट है पेज नंबर 7 पे वो पहले पढ़ा। फिर हेनरी फेयोल की पूरी हिस्ट्री पढ़ी। याद रखना हेनरी फेयोल कब था, क्या था, पर्टिकुलरली बुक जो उन्होंने बुक लिखी है या उनका फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। उनकी बुक का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिश्ड इन फ्रेंच इन 1916। फिर उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो उनको बोला जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर ये 14 प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये 14 प्रिंसिपल्स है। ये 14 प्रिंसिपल्स याद रखने के लिए हम मेमोरी टेक्निक डेफिनेटली देखेंगे, बिना मेमोरी टेक्निक का ये क्वेश्चन नहीं होगा, बट सबसे लास्ट में।
तब तक आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको हेडिंग याद रखना है एक बात है, उसके कीवर्ड्स याद रखना दूसरी बात है। तो पहली बात तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम डिवाइड होता है अलग अलग कामों के चीजों के बीच में, टेक्निकल फाइनेंशियल एक्सेट्रा, इनके बीच में काम डिवाइड होगा, ये आपके पहले पॉइंट में आना जरूरी है। फिर ये डिवाइड जो डिवीजन जो होगा वो क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से होगा, एम्प्लॉयज की क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज से। इससे क्या फायदे होते हैं, तो इफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर अथॉरिटी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके साथ अथॉरिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो जैसे ये बोला है कि इक्वल होनी चाहिए दोनों। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। फिर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन मतलब क्या, तो ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रिस्पेक्ट करना। फिर ये अचीव गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप, जितनी इफेक्टिव लीडरशिप आपके पास रहेगी उतना ज्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। ये बहुत जरूरी है कि इफेक्टिव लीडरशिप रही तो ही डिसिप्लिन फॉलो होता है। जस्ट सेकेंड, ओके। सो अगर आपको चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो हो तो उसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर आगे हमने देखा यूनिटी ऑफ कमांड, एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आपको दिया है कि रेड में जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, तो एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो कंफ्यूजन बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, और इसीलिए ये वाला तरीका सही है, ये वाला गलत है। सो ये 4 प्रिंसिपल्स हमने अभी डिस्कस किए, उनको हमने अच्छे से समझा है। अब याद रखना आगे भी हम ये प्रिंसिपल्स देखेंगे, 1 या 2 और सेशंस होंगे। 14 पॉइंट से हर पॉइंट में समझने में हमको अच्छा खासा फोकस करना रहेगा। सो आज के सेशन के लिए हम इन 4 प्रिंसिपल्स पे रुकेंगे, बाकी के अगले सेशन में देखेंगे।